तो देखो, सबसे पहले हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी में जो कर लिया था हमने वो एक बार रिवाइज कर लें या फिर आगे से पढ़ें? हाँ, एक बार रिवाइज कर लेते हैं सर। ठीक है। तो देखो, आवाज ना आए तो बता देना, ठीक है, क्लियर ना आए तो भी। तो इलेक्ट्रिसिटी में हमने क्या क्या देख लिया था, हम वो देख लेते हैं, ठीक है। देखो, इलेक्ट्रिसिटी में हमने सबसे पहले देखा था कि चार्ज क्या होता है और इसका एसआई यूनिट क्या है। तो जिसको पता है वो बताओ, चार्ज क्या होता है याद? बताओ। चार्ज, देखो चार्ज क्या होता है, चार्ज या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। और पॉजिटिव पॉजिटिव वाले एक दूसरे को क्या करते हैं, मतलब यदि हम देखें कि सेम चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपल्स करते हैं, और अपोजिट चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये याद रखना। तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कौन करेंगे, जो अपोजिट साइन होंगे, जैसे नेगेटिव और पॉजिटिव, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। पर नेगेटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्स करेंगे, एक दूसरे को रिपल्स करेंगे। ये समझ में आया? अब यदि हम देखें एसआई यूनिट, तो चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है? कूलाम। ठीक है, कूलाम होती है, तो ये याद रखना है। अब ऐसा ही कभी कभी आ जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप में कि बताओ चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है। तो याद रखना पड़ेगा कि एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, कूलाम। कूलाम में मेजर करते हैं चार्ज को। अब यदि आपसे कोई पूछता है कि एग्जैक्टली चार्ज क्या है, तो एग्जैक्टली चार्ज यदि हम देखें न्यूमेरिकल्स के टर्म में तो वो क्या होगा, या डेफिनेशन के टर्म में, तो Q इक्वल टू क्या होता है, एन ई। ठीक है, ये होता है। तो Q इक्वल टू एन ई, ये याद रखना है। एन मतलब नंबर ऑफ चार्ज है और ई मतलब है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 मल्टीप्लाई 10 to the power -90। ये याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। बताओ, यहाँ तक कोई भी इशू, प्रॉब्लम? अब नो सर। अब हमें कभी कभी पूछ लेता है कि बताओ एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, हमें पूछ लेगा एक कूलाम में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हम क्या करते हैं, बस यही वाले फॉर्मूले से हम डिराइव करेंगे यहाँ पे, क्या, कि हम ऐसे बोलेंगे, क्यू को किस में मेजर कर लिया, कूलाम में, तो एक कूलाम हो गया, इक्वल टू में एन। एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमें क्या बताना है, एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये बताना है। तो हमें पता है ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन कितने हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं। ठीक है, तो एन जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है, तो ई मल्टीप्लाई में उसको इस तरफ ले जा लो। और ई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। तो एक कूलाम मतलब 1, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 मल्टीप्लाई 10 to the power -19, इक्वल टू में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, और वो कितने आते हैं वो याद ही रखना पड़ेगा आपको, 6.25। इसको डिवाइड करोगे तो इतना ही आएगा, 10 to the power 80। ये याद ही होना चाहिए। बताओ, इसमें कोई प्रॉब्लम? इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं एक कूलम में, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इतने, ये याद रखना है। अब अब इसके बाद देखते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट। जहां समझ में ना आए पूछ लेना, ये रिवाइज करवा रहा हूं मैं और कुछ नहीं। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं करंट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट देख लें हम। तो बताओ, यदि किसी को पता होगा इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, बताओ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता नहीं है। सर, भूल गया सर। भूल गए? देखो, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ सर चार्ज, फ्लो। हाँ, द रेट ऑफ सर फ्लो ऑफ द फ्लो चार्ज, ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। हाँ, इसी को आप लिखना चाहो इजी वे में तो क्या लिख दोगे, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज का पर यूनिट टाइम में कितना फ्लो हो रहा है चार्ज, वही क्या कहलाएगा, हमारा करंट कहलाएगा। जैसे ये वायर है, ठीक है, तो हम करंट कैसे मेजर करेंगे, हम कहेंगे कि पर यूनिट टाइम में, या किस रेट से चार्ज का फ्लो हो रहा है।
अब चार्ज का फ्लो होने का मतलब ही क्या है, उसमें करंट दौड़ रहा है इस वायर पे। ठीक है, तो इस वायर पे करंट फ्लो कर रहा है, या इलेक्ट्रिक करंट यदि हमें इस वायर पे बताना है या कहीं पे भी बताना है, तो हम क्या करेंगे, हम क्या बोलेंगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज का फ्लो ही टाइम के रिस्पेक्ट पे क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। ये समझ में आया। अब इलेक्ट्रिक करंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। और आई इक्वल टू क्या होता है, हम कह रहे हैं चार्ज किसके रिस्पेक्ट पे आगे बढ़ रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट पे। तो क्या बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ रहा है। तो आप कहोगे क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं चार्ज को, और पर यूनिट टाइम में या फिर रेट जब भी बात आ जाती है, तो किसके रेट, किस के रिस्पेक्ट पे यदि हम बात करें, तो जब भी रेट नाम आ जाता है ना, तो अधिकतर बार, मोस्टली बार हम क्या लेते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट पे। तो हम ऐसे बोलेंगे, इसको याद रखना चाहें तो, कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये चार्ज का फ्लो टाइम के रिस्पेक्ट पे वही क्या कहलाएगा, करंट कहलाएगा। तो ये याद रखना है, आई इक्वल टू क्यू बाय टी। ये समझ में आया। क्यू को किससे मेजर करते हैं बताओ, कूलाम से। टी को किससे मेजर करते हैं, टी को सेकंड में। तो आप चाहे, सेकंड। हाँ, तो हम यदि इसे बोले कूलाम पर सेकंड भी बोल सकते हैं इसकी यूनिट। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, आई को किसमें मेजर किया जाता है, बताओ, एम्पियर। ठीक है, किसमें मेजर करते हैं हम, एम्पियर। एम्पियर में। तो वो भी याद रखना है, ये एम्पियर में मेजर करता है। तो बस इतना याद रखना है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है। बस सिंपल सर डेफिनेशन, आई रेट। सर आई को करंट बोलते ना। हाँ, आई करंट। ठीक है, और आई क्या है यदि डेफिनेशन पूछता है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। समझ में आया, बताओ। यस सर। यस अब सर। देखो, अब देखो, यदि इसको ना, अब कभी कभी हमसे आ जाता है कि आई को किस में मेजर कर रहे हैं हम, एम्पियर में। तो हमें पूछ लेगा एक एम्पियर की डेफिनेशन बताओ। क्या पूछ लेगा हमसे, एक एम्पियर की डेफिनेशन। हमें पता है कूलाम, ये जो चार्ज है वो किससे मेजर किया जाता है, कूलाम से। तो सबको एक एक में कन्वर्ट कर देंगे, एक कूलाम लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, और यहां आ जाएगा एक सेकंड। अब बताओ, एक एम्पियर की डेफिनेशन क्या होगी। अब हम ऐसे बोलेंगे, एक सेकंड में एक कूलाम चार्ज फ्लो हो रहा है, उसी को हम एक एम्पियर बोलेंगे। सिंपल, बताओ, समझ में आया। यस ठीक सर। है, तो ये याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आ जाता है, आपने भी देखा होगा, पीवाईक्यू यदि देखा होगा तो आते हैं ये वाले क्वेश्चन। अब ये चीज यहीं पे एंड हो गई। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इसकी डेफिनेशन याद करवाई थी मैंने, याद आ रहा है कुछ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, बताओ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। सर जब कोई चार्ज सर इनफाइनाइट से सर एक सर इनफाइनाइट से सर उसके हाँ, बताओ, सही बोल रहे हो, बताओ। देखो, सिंपल था कि यदि हम इलेक्ट्रिक सर्किट पे या इलेक्ट्रिक फील्ड पे, दोनों पे मैंने बताया था। तो या यदि हमारा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक सर्किट है, ये इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया। ठीक है, ये बल्ब लगा हुआ है। तो हम ऐसे बोलेंगे, इनफाइनाइट से किसी यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक सर्किट पर लाने पर जितना वर्क करना पड़ता है, वही क्या कहलाता है, हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है, ये ऐसे याद रखो, ये क्या है, इनफाइनाइट। किसी इलेक्ट्रिक चार्ज को या यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक सर्किट पर लाने में जितना वर्क करना पड़ता है, वही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है, तो ऐसे याद रखना, जितना भी वर्क कर रहे हो आप, इंग्लिश में बोलोगे तो ऐसे बोल सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन। अब हम क्या कर रहे हैं, किसी को हम किसी यूनिट चार्ज को ले जा रहे हैं, ब्रिंग कर रहे हैं, तो हम ऐसे ही बोलेंगे, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज। ठीक है, यूनिट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू
a point on electric field or on electric circuit, it's called electric potential. आप इनफाइनाइट से किसी चार्ज को जितना वर्क कर रहे हो लाने में इलेक्ट्रिक सर्किट पर, वही हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। मतलब सिंपल यदि हम बोलें तो जितना वर्क करना पड़ रहा है वो वर्क ही क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो आप ऐसे बोलोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी से। और ये क्या किसके इक्वल होगा, हम इलेक्ट्रिक चार्ज को ले जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज को क्यू से, और जितना वर्क करना पड़ रहा है वर्क को रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू से, उसको लिख दिया ऊपर। तो v इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू ही क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। इसे हम ऐसे डिफाइन करते हैं, ऐसे। ठीक है, समझ में आया। अब देखो यदि इसी को हम देखें तो अब इसकी ऐसा यूनिट सर ये निकाल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला है। हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का v इक्वल टू होता है डब्ल्यू बाई क्यू। अब देखो डब्ल्यू को v को हम यदि हम देखें तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, वर्क का होता है जूल और क्यू का होता है कूलाम। तो जूल पर कूलाम भी इसकी ऐसा यूनिट हो जाएगी, मतलब यूनिट हो जाएगी मेजरमेंट की। या फिर वी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वोल्ट में करते हैं, किस में करते हैं, वोल्ट में। समझ में आया। अब चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो या पोटेंशियल डिफरेंस हो, चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो या पोटेंशियल डिफरेंस हो, दोनों का ऐसा यूनिट जो होता है वो वोल्ट होता है। ये समझ में आया। बताओ। अब हम देख लेते हैं, यस सर। अब हम देख यस लेते हैं सर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ये दिख रहा है ना सभी को, नीचे जो लिख रहा हूं मैं, अब दिख रहा होगा। ठीक है, ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन कैसे बताई थी मैंने, कि इलेक्ट्रिक सर्किट पर, एक इलेक्ट्रिक सर्किट पर ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, और ये बल्ब लगा है सामने। तो एक हम ऐसे बोलेंगे कि किसी यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से, ठीक है, किसी यूनिट चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक सर्किट पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में जितना वर्क करना पड़ता है वही क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सिंपल यदि हम इजी वर्ड में समझें तो चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हो, दोनों पे हम क्या कर रहे हैं, एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह में ले जा रहे हैं। अब यदि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात होती है तो हम इनफाइनाइट से चार्ज को ले जा रहे होते हैं। लेकिन जब पोटेंशियल डिफरेंस की बात होती है तो उसी सर्किट पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जा रहे होते हैं, और जितना वर्क करना पड़ता है वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। बताओ, समझ में आया। हाँ यार। हाँ, तो अब यदि हम देखें तो इसकी भी ऐसा यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। इसकी भी ऐसा यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। ये याद रखना। ठीक है, ये समझ में आया। अब हम यदि यस देखें तो सर। एम हम करंट को किस में मेजर करते हैं, एम्पियर में। और यदि हम उसको सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट पे देखें तो उसको मेजरमेंट करने के लिए कौन सा इक्विपमेंट यूज करते हैं, अमीटर। कौन सा, अमीटर। तो वैसे ही वोल्टेज को, अमीटर। हाँ, वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वोल्ट मीटर। क्या यूज करते हो, वोल्ट मीटर। और वोल्ट मैंने आप, मीटर। हाँ, मैंने ये बताया था कि हम, मुझे इतना बताओ, यदि एम्पियर, हमें अमीटर को लगाना है, अमीटर को लगाना है तो ऑलवेज किस पे लगाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक सर्किट सीरीज में में। सीरीज में लगाना पड़ेगा। इसको हमेशा किस में लगाते हैं, सीरीज में। क्यों लगाते हैं वो भी बताया था। और वोल्ट मीटर को हमेशा कैसे लगाते हैं, पैरेलल। पैरेलल लगाते हैं। ये समझ में आया। बताओ। यस सर। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि हम वोल्ट मीटर को हमेशा कैसे लगाते हैं, पैरेलल लगाते हैं। तो ये याद रखना, इसको पूरा लिख लेते हैं, ये पैरेलल लगाया जाता है। तो वोल्ट मीटर को अब कैसे पैरेलल, कैसे सीरीज में, तो देखो यदि हम ऐसे बोलें कि एक ये है, हमें करंट फ्लो करना है। अब देखो मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि एक हमने इलेक्ट्रिक सर्किट बना लिया और ये लगा है एक रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस के बारे में आगे पढ़ेंगे हम। तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा हमें अमीटर। ठीक है, बताओ समझ में आया या नहीं। करंट का फ्लो कैसे होगा, करंट फ्लो कैसे करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव।
पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन पे फ्लो करता है। और इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करते हैं? नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब कैसे पता रहेगा कि इलेक्ट्रॉन, बस इतना याद रखो, करंट का फ्लो जो होता है वो जो करंट का फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन पे होता है। कैसे डायरेक्शन पे? अपोजिट डायरेक्शन पे होता है। ठीक है, करंट का फ्लो इलेक्ट्रॉन के फ्लो जहां पे होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन पे होता है। अब ऐसे याद रख लो कि इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव वाले से दूर भागेंगे। दूर भागेंगे क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया था ऊपर आप लोगों को कि नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपल्स करते हैं। ठीक है, और नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। अब मुझे बताओ, अट्रैक्ट। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे, इलेक्ट्रॉन किसके तरफ जाएंगे बताओ? अट्रैक्ट होके पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएंगे। ठीक है, और हमें पता है ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन ऐसे चलेंगे, लेकिन जो करंट का फ्लो होगा वो इस तरीके से होगा। तो आपको याद रखना है, जब भी आपको फ्लो बताना है तो आप सिर्फ फ्लो किस पे बताओगे? किसके रिस्पेक्ट पे? सिर्फ करंट का फ्लो बताना है आपको, इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं बताना। ठीक है, ये याद रहेगा? बताओ। यस सर। ठीक है, तो और किसी को यहाँ प्रॉब्लम, इतने जो भी हमने पढ़ा अभी तक उस पे? ये रिवाइज ही है उस दिन का, ये रिवीजन ही है, नहीं है ना डाउट? ठीक है, तो नो अब सर। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक वोल्ट की डेफिनेशन बन जाएगी। जैसे इसको हम लेके आए यहाँ पे, तो हमने ऐसे बोला 1 वोल्ट। 1 वोल्ट इक्वल टू क्या होगा? 1 जूल। सबकी ऐसा यूनिट लिख देंगे। वर्क की क्या होती है? जूल होती है। और क्यू, चार्ज की क्या होती है? कूलाम होती है। ठीक है, सी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कूलाम ऐसे पूरा लिख लेना। तो 1 जूल और 1 कूलाम, ऐसे हम ऐसे बोलेंगे। 1 वोल्ट क्या है? हमसे पूछता है डेफिनेशन 1 वोल्ट क्या है, तो हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट पर जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर किसको ले जाते हैं? एक हम एक चार्ज को, एक यूनिट चार्ज को ऐसे बोल लो, या एक कूलाम चार्ज। ठीक है, एक कूलाम चार्ज को हम कहां से कहां ले जाते हैं? एक कूलाम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में 1 जूल काम करना पड़ रहा है। कितना काम करना पड़ रहा है? 1 जूल। ठीक है, एक उसी, जूल। हाँ, उसी को हम क्या बोलेंगे? उसी को हम बोलेंगे 1 वोल्ट। ठीक है, समझ में आया? एक कूलाम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने में 1 जूल काम करना पड़ता है। इट्स कॉल्ड अ 1 वोल्ट। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। या फिर हम, इफ 1 जूल वर्क इज डन टू ब्रिंग, इफ वन जूल इफ 1 जूल वर्क इज डन टू ब्रिंग a unit charge from one point to another point। समझ में आया? if 1 joule work is done to bring unit charge from one unit to another unit। समझ में आया? अब हमें पता है ये पोटेंशियल डिफरेंस है। ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम ऐसे बोलेंगे, द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 1 वोल्ट। ठीक है, क्योंकि हम 1 वोल्ट की डेफिनेशन दे रहे हैं। तो ये लिख लेना, लिख के रखे होगे आपने कहीं ना कहीं। यदि जो मैंने बोला है वो डेफिनेशन आपको सही लग रही तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे। बताओ। सर वो तो लिखे हैं सर अभी। हाँ, लिखे हो ना? ठीक है। अब इलेक्ट्रिक सर्किट यस क्या सर। होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट अभी देखा ना हमने, ये इलेक्ट्रिक सर्किट है। इलेक्ट्रिक सर्किट क्यों बोल रहे हैं इसे, या डेफिनेशन क्या दोगे इलेक्ट्रिक सर्किट की? तो देखो, ये एक क्लोज्ड फिगर है या नहीं बताओ मुझे? फिगर भी नहीं बोलेंगे हम इसे, हम बोलेंगे ये एक क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ है। कंटिन्यूअस पाथ मतलब ऐसा जो बिना पेन उठाए आप लिख सक बना सकते हो, वो कंटिन्यूअस कहलाता है। ये पढ़ोगे आप 11 ट्वेल्थ पे। तो ऐसा समझो कि एक क्लोज्ड पाथ जो होता है, जिसपे करंट फ्लो होता है, वही हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है। समझ में आया? एक क्लोज पाथ जिस पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, वो हमारा क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है। यदि आ गया कभी तो बताने के लिए रहेगा आपको काम। ठीक है, अब मैंने एक आपको बताया था रिहोस्टेट क्या होता है। रिहोस्टेट क्या होता है? जिसका रेजिस्टेंस चेंज होते रहता है। ठीक है, तो वो याद रखना। तो अब हम देखते हैं ओम्स लॉ।
ओम्स लॉ भी बता दिया था हल्का फुल्का मैंने आपको। तो ओम्स लॉ देख लें अब। ठीक है, तो ओम्स लॉ देख लेते हैं। ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ, ओम्स लॉ ये है कि जब भी किसी सर्किट पे करंट फ्लो होता है, तो हम ऐसे कहते हैं कि जो V होता है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I। ये हमें पता है। और एक और याद रखना कि हम ओम्स लॉ की डेफिनेशन कैसे देंगे। यहाँ पे आपको याद रखना है कि टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहेगा और प्रेशर और स्ट्रेन, मतलब ये सारी चीजें जो है वो एक स्टेबल कंडीशन में रहेगी। नहीं तो टेम्परेचर बढ़ाने से भी ये दोनों चीजें अलग अलग हो जाती हैं। समझ में आया? टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है और करंट का फ्लो कम हो जाता है। तो ये चीजें याद रखनी है आपको। हम ऐसे बोलेंगे एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है, मतलब हमें टेम्परेचर भी क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है, प्रेशर भी कांस्टेंट रखना है। द करंट फ्लो थ्रू अ इलेक्ट्रिक सर्किट या कंडक्टर, जो भी आप बोलना चाहो। तो जो इलेक्ट्रिक सर्किट पर करंट जो फ्लो हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। तो पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट। अब जब हम इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो इक्वल टू का लगाते हैं और एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ता है। तो कांस्टेंट क्या ऐड किया? आर। और आर ही हमारा क्या है? रेजिस्टेंस। ये क्या है? रेजिस्टेंस। ये याद है। अब रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस क्या होता है? करंट के फ्लो को रोकता है। ठीक है, जो करंट के फ्लो को रोकने का काम करता है वो क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस। ये समझ में आया? ये तो पता ही होगा, पढ़े ही होगे आपने। ठीक है, तो अब आगे देख लेते हैं। यहां तक हमने उस दिन भी देख लिया था। अब हम देख लेते हैं वी आई ग्राफ क्या होता है। तो वी आई ग्राफ क्या होता है ये भी पता होगा आपको। ये वी आई ग्राफ है। या हम यदि अच्छे से बनाना चाहें तो बना लेते हैं। ये वाई एक्सिस हो गया और ये एक्स एक्सिस हो गया। तो सर अब इसमें भी वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस रहता है। हाँ, ग्राफ बना रहे हैं ना आप। ग्राफ क्यों बोल रहे हैं हम उसका? क्योंकि ग्राफ बनता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। ये अलग चीज नहीं है। ये हमने ना फर्स्ट क्वाड्रेंट लिया है, ये याद रखो। हम ऐसे ही बना रहे होते। और मुझे इतना बताओ, क्या हम करंट को नेगेटिव मेजर करते हैं कभी? क्या वोल्टेज नेगेटिव होगा नहीं। कभी? नहीं होगा। अरे दोनों ही पॉजिटिव हैं या नहीं, बताओ मुझे। तो दोनों ही पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट पे होते हैं? बताओ। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे होते हैं ना दोनों पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। इसीलिए हमने उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट पे रखा हुआ है। तो सिर्फ हम जो ग्राफ बनाते हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का बनाते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब पता है ना क्या है? जहां पे एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है, बताओ। ठीक है। अब रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस। ठीक है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल ये है कि हमने ना एक इलेक्ट्रिक करंट, एक सर्किट बनाया। हमने क्या किया? एक सर्किट बनाया। ये एक सर्किट है। ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ऐसे समझ जाओ। और यहाँ सीरीज में क्या लगा हुआ है? अमीटर लगा है। ठीक है। और इसके पैरेलल क्या लगा हुआ है? वोल्ट मीटर। यहाँ पे क्या लगा हुआ है? वोल्ट मीटर, ऐसे समझ जाओ। ठीक है। आप चाहो तो इसको यहाँ भी लगा सकते हो। ये हमेशा कैसे लगता है? पैरेलल। अब देखो। पैरेलल। हाँ, ये पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे रहेगा। अब सुनो ध्यान से। मुझे हम इतना देख रहे हैं कि ये होता क्या है एक्चुअल में। अब देखो, इसकी थोड़ा फील लोगे आप इस चीज को। हम वो एक्चुअल में क्या होता है देखो। हमने ये एक सर्किट है। अब ये क्लोज है, क्लोज सर्किट है, मतलब अब इस पे करंट फ्लो होगा। अब करंट फ्लो होगा तो ये कोई ना कोई वोल्ट की बैटरी रही होगी। ठीक है। तो वोल्टेज भी मेजर होगा इस पे और करंट का फ्लो अमीटर पे होगा। तो हम देखेंगे जब अमीटर रीडिंग हमें 10 देगा,
अमीटर रीडिंग कितनी देगा 10। तो याद रखना ये दोनों कैसे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये भी कितना रहेगा, 10 रहेगा। वोल्ट भी कितना रहेगा, वोल्टेज भी कितना होगा, वोल्ट मीटर पे रीडिंग भी कितनी आ रही होगी, 10 आ रही होगी। तभी तो हम कहते हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये समझ में आया, यहीं पे रहेगा ये। ठीक है, बताओ। तो रेजिस्टेंस कितना होगा, ये होगा रेजिस्टेंस। उतने पॉइंट के लिए उतना रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक है, अब मुझे इतना बताओ कि आपने कभी रेजिस्टेंस की स्लोप पढ़ी है, इसके बारे में कभी पढ़ा है, स्लोप के बारे में? नो बताओ। सर। नहीं पढ़ा? देखो स्लोप से ना No, sir. इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं आजकल, तो मैं बता दूं क्या? देखो, Yes, sir. यस सर। हमें क्वेश्चन ऐसे आया हुआ था एक बार कि ये इसको मिटा दिया हमने, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसे बना था, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो, जस्ट 2025 में ही पूछा गया है, मतलब लास्ट ईयर ही पूछा है। कि हमें बोल दिया ये वी आई ग्राफ, ये क्या है, वी आई ग्राफ, ये वी है, ये आई, ठीक है। और हमें बोल दिया कि एक एक रेजिस्टेंस इस तरीके से है, ये आर आर टू हो गया, ये रेजिस्टेंस आर वन हो गया, और ये रेजिस्टेंस आर थ्री हो सर गया। ये तो सर पता है सर। हाँ सर ये पता है सर, नीचे वाला एंगल। हाँ, वही वही स्लोप, मैं वही कह रहा हूँ। स्लोप क्या होता है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल ये बना रहा है वो हमारा रेजिस्टेंस कितना ज्यादा होगा कितना कम होगा, वो स्लोप के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा स्लोप उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस कौन होगा, किसका होगा? अब याद रखना वी, अब हम ना, R2। किसका, R2 का। अब याद रखना क्यों, क्योंकि हम ना V के पास वाले को सबसे ज्यादा बोलते हैं। V के पास जो है, V के पास कौन सा है, R2, तो R2 का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा। फिर किसका होगा, R1 का, फिर किसका होगा, R1। R3 का। R3 का। ठीक है, अब मुझे बताओ इसमें किसका होगा, ये R1 है, ये R2 है, ये I है, ये भी। अब बताओ किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, सर R2 का। R2 का रेजिस्टेंस। हमें सर देखना, हाँ हमें देखना V के पास कौन है, V के पास कौन है, R2 है, तो R2 का ज्यादा, जो जितने पास V के उसका रेजिस्टेंस उतना ज्यादा। ये समझ में आया या नहीं? यस सर। ठीक है, अब हम देखते हैं रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट यदि हम देखें तो इसकी ऐसा यूनिट होती है ओम। जो लॉ है ओम्स लॉ उसी से निकल के आया है, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ओम्स। ठीक है, और इनके एप्लीकेशंस भी याद रखने हैं आपको कि V इक्वल टू आर आई होता है। इसका मतलब हम ऐसे बोलें कि R इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन में आई हो। ठीक है, इसका मतलब सिंपल है, करंट और किसका, हमने देखा वोल्ट, ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, और अपॉन में करंट, तो दोनों के बीच का रेशियो R के इक्वल होता है। ये सभी को याद रखना। अब R किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है, बताओ, R किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस। तो हम ऐसे देखें कि करंट का फ्लो बहुत ज्यादा देर तक होते रहेगा, तो क्या होगा, वायर गर्म होंगे, वायर गर्म होंगे, हीट के कारण, टेम्परेचर बढ़ने के कारण रेजिस्टेंस बढ़ता है, करंट का फ्लो कम हो जाता है। समझ में आया? टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है। ठीक है, रेजिस्टेंस कब बढ़ता है, जब आप तार की लेंथ बढ़ा देते हो। किसी तार की आप लेंथ बढ़ा दोगे तो भी रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। और यदि आप तार की मोटाई बढ़ा देते हो तो करंट का फ्लो ज्यादा होगा। सिंपल है, ऐसे समझो, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। करंट बढ़ने से रेजिस्टेंस कम होगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम होगा। ये समझ में आया? अब देखो, यदि मोटा तार है तो इससे करंट का फ्लो ज्यादा होगा, बताओ, ज्यादा करंट का फ्लो हो पाएगा। और ज्यादा करंट का फ्लो होगा तो सिंपल सी बात है, क्या कम रहेगा, रेजिस्टेंस कम रहेगा। रेजिस्टेंस। ठीक है, बताओ, ये क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, Yes, sir. अब हम देखते हैं रेजिस्टिविटी। ठीक है,
अब रेजिस्टिविटी का भी पढ़ी है आपने, क्या होती है रेजिस्टिविटी। तो अभी हमने देखा, एक चीज देखा हमने, क्या, एक चीज हमने अभी आइडेंटिफाई किया कि इसको लिख लेते हैं हम यहाँ पे, कि रेजिस्टेंस जो है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, लेंथ के है। लेंथ बढ़ने लेंथ से, की। हाँ, लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। ठीक है। और और मैंने एक चीज बताया आपको कि यदि हम इसका मोटाई बढ़ाएं, ठीक है, मोटाई बढ़ाएं तार की, तो क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। मतलब हम सिंपल कम। बोले कि रेजिस्टेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ये जो एरिया हम बढ़ा रहे हैं, ये सेक्शनल सेक्शनल एरिया जो हम बढ़ा रहे हैं, वो क्या होता है, यदि आप वो बढ़ाओगे क्रॉस सेक्शन का एरिया, जैसे देखो तार है, तार की आप मोटाई जैसे जैसे बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होते जाएगा। तो ये क्या होता है, 1/a के रेसिप्रोकल, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यदि हम इन दोनों को मिला दें, यदि हम इन दोनों को मिला दें तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एल के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ए के, एरिया के। एरिया के क्यों है वो अभी बताया मैंने। अब यदि हम, अब हमें पता है यदि हम क्या करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को या प्रोपोर्शन के साइन को हटाते हैं तो वहां क्या लग जाता है, इक्वल टू का साइन लगता है। ठीक है। यहाँ पे यदि हम देखें तो हम इक्वल टू का साइन लगा देंगे और हम एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे जिसे हम रो नाम देते हैं। क्या नाम दिया है हमने, रो। रो कांस्टेंट ऐड किया है और इस रो को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ये समझ में आया। यस सर। अब रेजिस्टिविटी का ऐसा सर ये यूनिट, डेरिवेशन सर एग्जाम में आएगी। एग्जाम में आ सकती, आ सकती है, तो याद रखना। ठीक है। जो भी चीज इंपॉर्टेंट है ना, मैं मतलब याद रखना कि वो चीज आ ही सकती, जो पढ़ रहे हो आप, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो ना आए। आपकी एनसीईआरटी में जो चीज है वो आ सकती है। यस ठीक है। सर। अब पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे हम तो और भी चीजें देख पाएंगे कि क्या चीज आएगी क्या चीज नहीं आएगी। पीवाईक्यू देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। तो हम क्वेश्चन वहां पे कर लेंगे। ठीक है, कल देख लेंगे क्वेश्चन। अभी हम यहाँ देख लेते हैं ताकि ये कवर अप हो जाए, नहीं तो बिना हम इसके कैसे कर पाएंगे बताओ। जब तक बेसिक ही पता नहीं रहेगा तो आप क्वेश्चन कैसे कर पाओगे। तो अब हम रजिस्टिविटी के ऐसा यूनिट निकालते हैं। तो आपको पता है रजिस्टिविटी यही रखो, ए को ऊपर पहुंचा देते हैं, ये आर था, ए को ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ए आ गया, और अपॉन में एल आ गया। देख, एल यहाँ पे था, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ हो। ठीक है। तो अब सब की ऐसा यूनिट लिख दो तो आ जाएगी। सब की ऐसा यूनिट लिख दो तो रो की ऐसा यूनिट आ जाएगी, जो कि रजिस्टिविटी। तो रजिस्टिविटी की कितनी आ जाएगी वो देख लेते हैं। तो हम आर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओम से। ए क्या है, ए है, हम ऐसे बोले एरिया है। एरिया का मतलब यदि हम लेंथ इंटू ब्रेड्थ करें तो एरिया निकल के आ जाएगा। बताओ। ठीक है। तो यदि हम ऐसे बोले कि एरिया क्या है एक प्रकार से, मैंने आपको बताया था दो साइड का मल्टीप्लीकेशन ही एरिया होता है। जैसे स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हो, साइड इनटू साइड। ठीक है। तो वैसे ही आप रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हो, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, दो साइड का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यदि हम ऐसे बोले कि एरिया को किसमें मेजर किया जाता है, एरिया होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें मेजर करते हैं या नहीं बताओ, या मीटर स्क्वायर। ऑलवेज देखना किसी का भी एरिया निकालना है सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में करते हैं। बताओ। अब यदि हम मीटर में करें तो इसका जो एग्जैक्ट यूनिट है वो लिख लेते हैं। तो यदि मीटर में करें तो एरिया को लिख देंगे मीटर स्क्वायर, और लेंथ को किस में मेजर करेंगे, मीटर में। तो एक मीटर से एक मीटर कैंसिल आउट कर दो, तो जो रू की ऐसा यूनिट है वो कितनी आ गई, रू की ऐसा यूनिट आ गई ओम इंटू मीटर। ठीक है। ओम इंटू क्या आ गई, मीटर। यही आपका ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस है। एक बताओ समझ में आया, ओम मीटर। अब हम देखते हैं, यस सर। ठीक है, अब हम देखते हैं रेजिस्टेंस जो है वो कैसे वर्क करता है जब आप उसे कहीं पे ऐड करते हो, सीरीज में या फिर पैरेलल। अब इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। तो इससे पहले ना मैं एक चीज बता देता हूँ ताकि थ्योरी एंड हो जाए और क्वेश्चन करने लगे। तो कुछ चीजें और है, वो हम देख लेते हैं। तो देखो, कुछ चीजें और है वो देख लें। अब हम देखते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, वो देख लेते हैं हीटिंग इफेक्ट। एक छोटा सा टॉपिक बचा है, हीटिंग
और एक पावर बची है बस। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये। अब अब आपको पता होना चाहिए हीटिंग इफेक्ट क्या है और ये इलेक्ट्रिक करंट को क्या करता है। अभी हमने देखा था करंट, हीट के बढ़ने से करंट का फ्लो कैसे हो जाता है, कम हो कम। जाता है, कम हो जाता है, ये हमें पता है। बताओ। अब देख लेते हैं हीटिंग इफेक्ट क्या होता है। तो इसको यदि हम रिप्रेजेंट करें किसी पर्टिकुलर टाइम पे, एक, आप क्या करोगे, करंट का फ्लो लगातार होते रहेगा, तो आप देखते हो, आप चार्ज कर रहे हो अपने मोबाइल को, ठीक है, तो आप देखना कि आपने चार्जर जो लगाया था और 1 घंटे बाद जो चार्जर लगाया है, दोनों में हीटिंग में बहुत फर्क होता है। चार्जर को आप छू के देखना, आपका चार्जर थोड़ा गर्म हो गया होगा। क्यों हो गया? क्योंकि वहां से इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही है, बार बार हर एक टाइम सेकंड में फ्लो कर रहा है चार्ज। इसी के कारण वो हीट इफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, हीटिंग इफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। कोई भी चीज, आप किसी तार को भी देखोगे जहां से करंट फ्लो हो रहा है, अब बस उसमें मोटी सी परत ना लगी हो, नहीं तो वो पता ही नहीं लगेगा आपको। ठीक है, अपने मोबाइल भी देख लो, आप बार बार यूज करोगे लगातार, तो वो भी हीट करने लगता है। तो हीटिंग इफेक्ट क्या है? हीटिंग इफेक्ट जस्ट ये है कि आप ज्यादा यूज करोगे तो वो चीज फिर गर्म होगी, हीट करेगी। ठीक है, तो हीट करेगी तो फिर उसके इफेक्ट भी देखने को मिलेंगे हमें। ठीक है, तो अब देखो हीट किसके इक्वल होती है? हीट इक्वल होती है Q मल्टीप्लाई V। अब यहां पे मुझे इतना बताओ Q क्या है? Q क्या है? चार्ज है। अरे बार बार चार्ज कहीं से ले जाओगे तो वो क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट रिप्रेजेंट करेगी या नहीं करेगी? ठीक है, Yes, sir. हाँ। और V क्या है? V क्या है? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज जा रहा है, इसी के कारण तो हीट हो रही है, बताओ। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रहा है मतलब क्या आप बोल रहे हो? पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहे हो ना। तो एच किसके इक्वल होता है? क्यू इंटू वी के। ये याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। अब देखो इससे कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट और फॉर्मूला निकल के आता है। मुझे बताओ आई इक्वल टू क्या होता है? आई इक्वल टू क्या होता है? क्यू अपॉन में टी। यही देखा था हमने। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ही इलेक्ट्रिक करंट होता है, ये बताया था मैंने। रेट जहां पे आ जाती है मतलब वो टाइम हो गया। ठीक है, यही देखा था। अब मुझे बताओ क्यू यदि निकालना चाहे, यहां से क्यू निकालना चाहे तो टी का क्रॉस मल्टीप्लाई यहां हो जाएगा। तो आई इंटू टी ही क्या है? क्यू। बताओ, समझ में आया? तो यदि हम यहाँ पे वैल्यू रखें, यहाँ पे यदि हम वैल्यू रखें इसकी, तो H इक्वल टू में Q की वैल्यू क्या आ गई बताओ? आई टी आ गई। तो I इंटू टी इंटू में V, ऐसे लिख सकते हैं I इंटू टी इंटू वी। यदि आप इसको रिप्रेजेंट सही से करना चाहो तो V को पहले लिख दो, I को बाद में, और फिर T को। तो V इंटू आई इंटू टी, चाहे तो इनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, V इंटू आई इंटू टी। ये समझ में आया? अब क्वेश्चन कैसे आएंगे? क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि आप मुझे बताओ यदि किसी इलेक्ट्रिक सर्किट पर करंट का फ्लो कर रहा है, ठीक है, और करंट फ्लो हम 10 मिनट तक करते हैं। कितने मिनट तक करते हैं? 10 मिनट तक। और कितने वोल्ट की का करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, या कितने वोल्ट की बैटरी लगाई हुई है आपने? तो हमने लगा दी है 20 वोल्ट की बैटरी। ठीक है, और हमने बोल दिया कि करंट कितना फ्लो हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है 10 एम्पीयर। तो आप मुझे बताओ हीट कितना होगा? तो आप कहोगे हीटिंग इफेक्ट होता है V। V क्या है? 20। I कितना है? 10 है। टाइम किस में रिप्रेजेंट करते हैं? सेकंड में। तो 10 को और कन्वर्ट कर दो तो 10 इंटू 60 हो जाएगा। तो हीट किस में आ गया? 20 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 60। समझ में आया? तो ऐसे करके आप निकाल सकते हो। और कुछ भी देख लेते हैं। I इक्वल टू एक और होता है, I इक्वल टू क्या होता है? V बाय आर। बताओ होता है या नहीं? अभी देखा है हमने। अरे R इक्वल टू V बाय आई देखा था, तो I को ले लिया हमने, I इक्वल टू V बाय आर हो जाएगा। ठीक है,
सर हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी भी होता है ना? हाँ, वही चीज निकाल रहे हैं हम यहाँ पे। देखो, मुझे इतना बताओ, अभी पढ़ा है हमने, तो V इक्वल वो टू क्या होता है? आई आर या आर आई, यही होता है। यदि हम यहाँ से आई की वैल्यू निकालना चाहें तो V अपॉन में आर आ जाएगा या नहीं, मुझे इतना बताओ। ठीक है। अब हम यदि H की जगह में और वैल्यू पुट करें, H क्या था? Q इंटू वी था। Q इंटू वी को हमने ये लिख दिया। अब I की वैल्यू और पुट कर देते हैं, तो H इक्वल टू में I की जगह में क्या लिख सकते हैं? V बाय आर। तो V बाय आर लिख देते हैं। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई क्या है? I की वैल्यू रख दी, तो V का V रख देते हैं। ये V का V रख दिया, T का T रख दिया। तो ये देखो और क्या निकल के आ गया? V इंटू वी, V का स्क्वायर, और R का R, और इंटू में T। ये भी होता है। समझ में आया? अब यदि हम V की डायरेक्ट वैल्यू रख दें आई आर, V की डायरेक्ट वैल्यू रख दो आप यहाँ पे आई आर। ठीक है, तो देखो कितना हो जाएगा, हीट कितनी हो जाएगी? V होता है I इंटू आर, और I ऑलरेडी है और T भी है, तो ये टोटल मिलके कितना हो गया? I इंटू आई हो गया I का स्क्वायर, R का R, और T का T। तो आई स्क्वायर R इंटू टी, ये भी होता है। देखो कितने सारे फॉर्मूले निकल गए। ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, या याद नहीं भी है तो निकालना आना चाहिए। निकालना आ जाएगा तो सब पता रहेगा। बताओ, ये समझ में आया? ये बिना फॉर्मूले के नहीं कर पाओगे आप। अब एक जूल्स लॉ भी होता है हीटिंग इफेक्ट का, वो पता है क्या? बताओ। पता है? सर वो तो सर जूल्स लॉ से सर निकलता है आई स्क्वायर आर टी। हाँ, उसी को, इसी को हम जूल्स लॉ भी कहते हैं। वही मैं पूछ रहा हूँ कि H इक्वल टू में आई स्क्वायर इंटू में आर इंटू में टी, यही क्या होता है? इसी को हम जूल्स नाम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब जूल्स लॉ है क्या? ये आई स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्क्वायर ऑफ करंट के, बताओ, स्क्वायर ऑफ करंट बढ़ेगा तो एच बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो एच बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? टाइम बढ़ेगा तो एच बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? सिंपल ऐसे समझो कि हम मोबाइल चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, हम मोबाइल चार्ज कर रहे हैं, ये मोबाइल प्लग इन है, ये चार्ज पे फंसा हुआ है। ठीक है, अब आप चार्ज कर रहे हो मोबाइल, ये पिन लगी हुई, ये मोबाइल चार्ज हो रहा है। अब समझो, यदि करंट का फ्लो ज्यादा होगा तो क्या हीट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? क्या ये चार्जर गर्म होगा या नहीं होगा? हीट मतलब टेम्परेचर का बढ़ना। बताओ, बताओ, करंट का फ्लो ज्यादा होगा तो क्या हीट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? करंट का फ्लो कैसे यस ज्यादा सर। होगा? अरे आप देखना, किसी का जो है ज्यादा वोल्ट का वो रहता है, ज्यादा वोल्ट मतलब वोल्टेज बढ़ने से करंट भी बढ़ता है, पता है या नहीं हमें? दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, बताओ। होते हैं? ठीक है, तो ये चीज समझ में आ रही जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ? यस सर। ठीक है, तो देखो चार्जर यदि हमने लगाया, अब ज्यादा टाइम तक चार्ज करोगे तो भी हीट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, मुझे इतना बताओ। 5 मिनट में, 5 मिनट के लिए चार्जर लगाओ, और एक बार लगाओ 10 मिनट के लिए, तो 5 मिनट में जितना गर्म हुआ होगा आपका चार्जर, उतने उससे ज्यादा गर्म किसमें हुआ होगा? ज्यादा टाइम के लिए चार्ज कर रहे हो तब हुआ होगा। बताओ, सही बात है? यस सर। ठीक है, तो किस किस चीज पे डिपेंड कर रही है ये चीजें, बताओ मुझे। क्या आई के बढ़ने से, करंट के बढ़ने से, क्या हम ये बोल सकते हैं हीट बढ़ती है, हीट इंक्रीज होती है आई के बढ़ने से? और जितना ज्यादा करंट बढ़ेगा, सोचो, यदि आपने दो करंट, सिर्फ 2 एम्पियर करंट बढ़ाया, हीट कितनी बढ़ जाएगी? 2 का स्क्वायर बढ़ेगी, 4, 4 बढ़ेगी, 4 से बढ़ेगी हीट। क्यों? क्योंकि ये आई के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब टाइम बढ़ने से, टाइम बढ़ने से भी हीट क्या होती है? बढ़ती है। क्वेश्चन आ सकता है, बताओ, हीट किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती? हीट किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती? तो आ जाएगा, आई के ऊपर नहीं करती, आर के ऊपर नहीं करती, टी के ऊपर नहीं करती, नन ऑफ दी, नन ऑफ दीस आएगा। तीनों के ऊपर डिपेंड करती है हीट। रेजिस्टेंस बढ़ने से भी क्या होगी? हीट बढ़ेगी, क्योंकि आप, रेजिस्टेंस क्या है?
करंट के फ्लो को रोकता है। सर मतलब हीट तीनों के प्रोपोर्शनल रहती है। हाँ, यही जूल्स का लॉ। ठीक है, अब एक लास्ट चीज बची हुई है, वो देख लेते हैं हम, इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, क्या बचा है लास्ट? इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर। अब आप देखते हो कि ये बल्ब इतने पावर का है, तो पावर को किसमें मेजर करते हैं? आपने देखा होगा, कोई मांगता है, कोई गया, और हमें पहले के जमाने में क्या होता था, वो वॉट वाले बल्ब चलते थे कि 100 वॉट का बल्ब चलते थे, जिनमें Yes. अभी Yes, sir. ये इसके पहले सीएफएल के आने के पहले, अब तो एलईडी आ गए हैं। एलईडी के पहले सीएफएल चलते थे, सीएफएल के पहले भी कौन से चलते थे, वो जो गर्म होते थे बल्ब, ट्रांसपेरेंट से बल्ब रहते थे, गोल ट्रांसपेरेंट के, अभी भी कई जगह दिख जाएंगे सर आपको। येलो लाइट वाले। हाँ हाँ, येलो लाइट वाले भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, और ट्रांसपेरेंट रहते थे वो। तो वो जो बल्ब हैं, वो वॉट में आते थे कि ये 100 वॉट का बल्ब है। वॉट मतलब क्या है? उसकी पावर बता रहे हैं हम, कितने पावर का बल्ब है वो। तो सिंपल बात ये है कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, इलेक्ट्रिक पावर को किसमें मेजर करते हैं? तो बस यही है वॉट कि में। हाँ, इलेक्ट्रिक पावर भी क्या है पता है? इलेक्ट्रिक पावर भी कुछ इस तरीके से है कि कितने टाइम में कितना इलेक्ट्रिक वर्क डन हो रहा है, कितना इलेक्ट्रिक वर्क डन हो रहा है, वो क्या होगा? इसको मैं और अच्छे से लिख दूं तो हम ऐसे बोलेंगे, जो पावर होती है ना, इलेक्ट्रिक पावर जो होती है, वो किसके इक्वल होती है? वो होती है इलेक्ट्रिक वर्क डन। अब इसको समझा रहा हूं मैं, क्या है इलेक्ट्रिक वर्क डन अपॉन में टाइम टेकन, अपॉन में टाइम टेकन। ठीक है, अब सुनो, जैसे आपकी पावर हमें जाननी है कि आप कितने वजन का कोई वेट है वो उठा सकते हो, कोई भी वेट उठा सकते हो आप, कितने वजन का, वो क्या डिपेंड करेगी आपकी पावर के ऊपर। ठीक है, तो हम वही बोलेंगे, या फिर आपकी पावर के ऊपर ये भी डिपेंड कर रही है कि बहुत हमने कोई वजनदार सा ऐसे पत्थर रख दिया है यहाँ पे, अब आप इसे ढकेल पा रहे हो, और कितने दूरी तक ढकेल पा रहे हो, कितने टाइम पे ढकेल पा रहे हो, वो आपकी पावर को डिनोट करेगा। कोई ऐसा होगा जो तुरंत ढकेल देगा, 10 मीटर तक ढकेल दिया तुरंत, तो वो क्या होगा? या किसी कार को हम ढकेल रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा बताओ? वो आपकी पावर को रिप्रेजेंट करेगा कि आपने कितना कितना वर्क। अब वर्क डन का मतलब क्या होता है? कितने आप, यदि हम पावर जान रहे हैं किसी की, किसको? ये ऑब्जेक्ट को ढकेलने से, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट को खिसकाने से, तो हमें अपनी पावर पता लग रही है कि कितना वर्क आप कर पा रहे हो और कितने टाइम पे कर पा रहे हो। समझ में आया? तो यही पावर है। जैसे आपको बोला गया कि आपको ना ये 12 एप्पल 12 एप्पल है वो खाने हैं, तो जिसकी जितनी पावर होगी, ठीक है, कोई ज्यादा पावर वाला आदमी है, पावर मतलब उसकी खाने की क्षमता ज्यादा है, तो वो क्या होगा? कम टाइम में 12 के 12 एप्पल खा लेगा। या 12 एप्पल तो खाना मुश्किल है, कम खाएगा। एफिशिएंसी है ना, कोई कोई तो ऐसा इंसान होगा जो 12 के 12 एप्पल खा लेगा। ठीक है, हमारी अर्थ में कोई तो ऐसा होगा ना जो 12 के 12 एप्पल, कोई ज्यादा भी खा सकता है। ठीक है, तो उनकी पावर बताई जा रही है कि कितने टाइम पे खा पा रहा है और कितने खा पा रहा है। ठीक है, तो वही है, कितने खा पा रहा है वही है वर्क डन, कितना वर्क कर पा रहा है वो, और टाइम टेकन मतलब कितने टाइम पे कर पा रहा है। तो वही चीज है पावर। अब इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है? इलेक्ट्रिक पावर मतलब इलेक्ट्रिक वाली चीजों पे काम पड़ेगी वो वाली पावर, या इलेक्ट्रिक वाली चीजों से हम देखेंगे कि वो पावर क्या है। तो जितना इलेक्ट्रिक का वो काम कर रही है, इलेक्ट्रिक वर्क डन, और कितने टाइम पे कर रही है, टाइम टेकन, पावर होती है, इलेक्ट्रिक पावर होती है इलेक्ट्रिक वर्क डन अपॉन में टाइम टेकन। बताओ, ये समझ में आया? ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि पावर समझ में आ गई। पावर को किसमें मेजर किया जाता है? पावर को मेजर किया जाता है वॉट। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी? वाट होती है। ये याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यदि हम इसको रिप्रेजेंट करें तो ये डब्ल्यू बाय टी के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? डब्ल्यू बाय टी के। मुझे बताओ, डब्ल्यू से एक और चीज रिलेट होती है क्या? तुरंत बताओ। डब्ल्यू से एक और, डब्ल्यू ऊपर ना किसी और के भी आता है। किसके आता है बताओ? अभी पढ़ा है। सर चार्ज के। नहीं 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 नहीं, हीटिंग चार्ज के साथ।
किसके हीटिंग के किसके हीटिंग हीटिंग के हीटिंग के नहीं आता, डब्लू हीटिंग आते हैं। हीट में सर डब्लू आता चार्ज है, के आता सर। चार्ज के भी डब्लू नहीं आता। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आता है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में आता है। वर्क डन वाई, बताओ, वाई सर चार्ज। चार्ज, मतलब चार्ज के द्वारा नहीं, वर्क डन बाय चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जा रहे हो वो। तो नीचे क्या आता था, क्यू, टू डब्ल्यू बाई क्यू। तो डब्ल्यू ऊपर किसके किसके आता है, डब्ल्यू पावर में भी आता है, डब्ल्यू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल Charge. और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पे भी आता है। वो चीज याद रखनी है, ऐसे कनेक्ट करके पढ़ोगे तभी तो याद रह पाएगा, बताओ। Yes, sir. ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब इसको चाहे तो और रिलेट कर सकते हैं हम। P इक्वल टू किसके होता है, डब्ल्यू बाय टी के। P इक्वल किसके होता है, डब्ल्यू बाय टी के। अब मुझे बताओ डब्ल्यू किसके इक्वल कर सकते हैं, डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा, सर V इंटू क्यू। V इंटू क्यू। अब V क्या है, Q क्या है, अभी देखो हमने यहाँ पे देखो, V V पोटेंशियल इक्वल टू में, डिफरेंस। हाँ V इक्वल टू में डब्ल्यू बाई क्यू होता है या नहीं। तो इससे रिलेट कर लो, V इंटू क्यू हो जाएगा इक्वल टू में डब्ल्यू हो जाएगा, बताओ। क्यू कैपिटल ले लो, यदि स्मॉल मत लो, कैपिटल ले लो, कैपिटल ही पढ़ा है तो। ठीक है, तो डब्ल्यू की जगह में क्या लिख सकते हैं, वी इंटू क्यू लिख सकते हैं या नहीं, बताओ। वी इंटू क्यू लिख सकते हैं अपॉन में टी। ये भी ऐसे याद रखो, ये भी होता है। ठीक है, वी को क्या, मुझे बताओ, वी को और क्या लिख सकते हैं, वी को और क्या लिख सकते हैं। अब मुझे बताओ क्यू इंटू टी, देखा देखा सा लग रहा है हमें, क्यू अपॉन टी। क्यू अपॉन टी क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या था, बताओ। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज आई था, सर करंट था। करंट। करंट था यानी। अब मुझे तो पावर को हम क्या लिख सकते हैं, वी इंटू आई भी लिख सकते हैं यानी। अरे क्यू बाई टी को आई लिख सकते हो या नहीं लिख सकते, क्यू बाई टी को आई लिख सकते हो, बताओ। क्यू बाई टी को आई लिख सकते हैं क्या हम, यस सर। लिख सकते हो। तो ये क्यू बाई टी को आई से रिप्लेस कर दिया हमने। ठीक है, ये क्यू बाई टी को आई से रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ इसके जगह में आई लिख दिया। तो एक डेफिनेशन ये भी, एक आपको फॉर्मूला ये भी याद रखना है। अब मुझे बताओ आई को एक और चीज लिख सकते हैं, आई को क्या लिख सकते हैं, आई किसके इक्वल होता है, सर V बाय वी आर। बाय आर के इक्वल होता है। तो मुझे बताओ वी इंटू वी क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाय आर। तो इतने सारे फॉर्मूले ऐसे ऐसे रिलेट कर सकते हो आप, चीजें याद रखनी है हमें। कहाँ से लिखा है, ये ओम्स लॉ से लिखा है हमने, वी बाय आर। आई इक्वल टू वी इक्वल टू क्या होता है, आई आर या आर इंटू आई, यही होता है, वी इंटू आई आर। और आई क्या लिख सकते हैं यहाँ से, आई को वी बाय आर, आर मल्टीप्लाई में उस तरफ चला जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो ये है, तो ये हमने समझो ये चैप्टर पूरा एंड कर लिया है, सारा बेसिक कवर कर लिया, कोई भी चीजें छूटी नहीं। एक चीज जो छूट गई है, तो अब हम वो लास्ट में देख लेते हैं, जो मैंने कहा था आपसे कि जब इलेक्ट्रिक सर उसका सर्किट। सर एक और फॉर्मूला होता है ना सर। किसका, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। एक मिनट, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। आई स्क्वायर आर, हाँ वो भी लिख सकते हो आप। देखो, आप इसको देखो, इस P इक्वल टू वी इंटू आई है, निकाल सकते हैं हम। V को क्या लिख सकते हैं बताओ, आई लिख सकते हैं, आई इंटू आर लिख सकते हैं या नहीं, यहाँ से देखो, ये लिख सकते हैं। और आई तो आई है, तो आई इंटू आई भी क्या हो जाएगा, आई का स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू में आर, ये आ गया देखो। ठीक है, तो फॉर्मूले मैंने बोला ना बहुत सारे हम डिनोट कर सकते हैं, बस आपको याद रखना है ताकि प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ये देखो, अब एक नेक्स्ट चीज यस बची है, सर। वो देख लेते हैं। हम यदि देखें, अब रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। ठीक है, यदि वो सीरीज में लगे हों, अब मुझे बताओ सीरीज में लगे हों तो एम्पियर करंट को मेजर किस में करते हैं, अमीटर पे। अमीटर कहाँ होगा, ऑलवेज सीरीज में लगा होगा। सीरीज क्या होता है, यदि वो एक ही पॉइंट से जुड़े हुए हैं तो हम उनको सीरीज में बोले, करंट का फ्लो बताना है। अब मैंने कहा ये है 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई, कितने की, 10 वोल्ट की। और मैंने आपसे बोला कि ये है 10 वोल्ट की बैटरी, और ये आपको 5 ओम दे रखा है, और ये दे रखा है 3 ओम। तो मुझे इतना बता दो कि करंट का फ्लो कितना हो रहा
सर ये कौन सा सर्किट है सर? सीरीज? हाँ सीरीज लगा, सीरीज है ना ये, दिख ही रहा है सर सीरीज के टोटल लिए। रेजिस्टेंस सर 8 ओम। हाँ टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 8 ओम। 8 ओम। हाँ, और अब ये क्या है, रेजिस्टेंस आ गया 8 ओम। कैसे पता, जब भी सीरीज में होता है तो R इक्वल टू क्या होता है, R1 प्लस R2, ऐसे याद रखना है सीरीज में। अब देखो हमें क्या निकालना है, जब भी कोई सर्किट में रेजिस्टेंस अलग अलग तरीके से दिए हुए हैं, पहले देखो काय में दिए हैं, क्या वो पैरेलल है क्या सीरीज में है। सीरीज मतलब क्या, एक लाइन में चल रहे हैं तो उनको सीरीज बोलते हैं। हाँ सीरीज में है। अब यदि ये सीरीज में है तो मुझे इतना बताओ कि सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मतलब कंबाइंड रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, कंबाइंड रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, दोनों रेजिस्टेंस को ऐड कर देते हैं और जब वो पैरेलल लगे, जैसे ये लिखा मैंने, ये 10 वोल्ट की बैटरी है और ये लगे हुए हैं दो रेजिस्टेंस, एक ये लगा हुआ है, ठीक है, और एक ये लगा हुआ, इस तरीके से। हाँ, तो मुझे इतना बता दो कि ये R1 है, ये हम 5 ओम लिख लेते हैं इसको, ये 5 ओम हो गया और ये हो गया 3 ओम। दोनों में रेजिस्टेंस कितना आएगा मुझे इतना बताओ, दोनों के हमें करंट का फ्लो निकालना, रेजिस्टेंस कितना आएगा। तो क्या मुझे कोई बताएगा कि इसमें जो करंट का फ्लो होगा वो अलग अलग निकलेगा दोनों के लिए, बता दो। सर 15/8। किसमें, सर टोटल रेजिस्टेंस सर 15/8 हाँ आएगा सर। लेकिन पैरेलल। करंट आप टोटल नहीं निकाल सकते, क्या ये बात सही है। यस क्यों, सर। क्यों, क्योंकि दोनों में करंट कैसा होगा, करंट एकदम कैसे काम करता है, जैसे आप पानी से दो अलग अलग पाइप कर दिया आपने, जैसे ये पानी का फ्लो कर रहे हैं, पानी चला रहे हैं और हमने दो पाइप अलग अलग बांट दिए, तो पानी का फ्लो कैसा होगा, बढ़ जाएगा या नहीं बढ़ेगा। वैसे ही करंट होता है, करंट का फ्लो भी क्या होता है, करंट की इंटेंसिटी भी क्या होती है, कम हो जाती है। 5 ओम में और 3 ओम में ओम के रिस्पेक्ट पे या रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट पे करंट का फ्लो होगा। समझ में आया। तो अब देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, R इक्वल टू में R1 प्लस R2, यहाँ रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, टोटल रेजिस्टेंस 1 बाय, ये होता है 1 बाय R इक्वल टू में 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, और जितने रेजिस्टेंस होंगे 1 बाय R3, जितने रेजिस्टेंस होंगे सबका रेसिप्रोकल का सम। ठीक है, तो ये सारे हमने बेसिक कवर कर लिया है, इसमें कुछ भी नहीं छूटा। अब हम देखेंगे कि कल सारे इसके PYQ कर लेंगे। ठीक है, सारे PYQ करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मुझे बता दो किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ, होगी तो बता दो। नो सर। नो नहीं है सर। ना, ठीक है, क्लियर हो गया सब। वन शॉट में देखो सारी चीजें एक बार में देख ली हमने। ठीक है, यस सर। किसी को कंफ्यूजन होगा तो वो कल पूछ लेना, कल मॉर्निंग में आ जाओ 7:30 पे, ठीक है। सर सबको आना 7:30 में। हाँ सभी को आना है, थोड़ा ज्यादा टाइम यस। के लिए पढ़ लेंगे ना, क्योंकि स्कूल रहेगा तो मुझे जाना पड़ेगा, दूसरे के पेपर चल रहे हैं ना, छोटी क्लास वालों के। गौरव लाइट दिखाओ, कौन सी दिखा रहे हो, अरे बताओ बताओ।